हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं अपना 6th चैप्टर, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस विद मेंबर। तो ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर 1 by 1 कंप्लीट कर लिया है टिल डिपॉजिट्स, और ये चैप्टर जो है वो है अब लेटर राइटिंग पे। तो समझो थोड़ी सी बात कि जो 6th चैप्टर है वो समवट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सो 6th जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके 3rd चैप्टर से, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। क्योंकि शेयर होल्डर या शेयर्स या मेंबर का नॉलेज अगर आप रखते हो तो कॉरेस्पॉन्डेंस विद मेंबर भी आपको आ ही जाएगा। सेम वे वैसे ही जो हमने डिबेंचर का चैप्टर पढ़ा था वो है रिलेटेड आपके 7th चैप्टर से, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर्स होल्डर। एंड 5th चैप्टर जो है वो है रिलेटेड आपके 8th चैप्टर से, दैट इज कॉरेस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर। तो हमने तीनों चैप्टर इसीलिए इंटेंशनली पहले कंप्लीट कर लिया, दैट इज ये तीनों चैप्टर हमको अंडरस्टैंडिंग में ये सारे चैप्टर हेल्प हो। सो सबसे पहला जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस विद मेंबर है। तो आपको ये सारा पता है कि मेंबर कौन होते हैं। यस, वो हमारे कंपनी के ओनर होते हैं, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में दिया हुआ है कि शेयर होल्डर आर क्या ओनर एंड कंट्रीब्यूट द कैपिटल एंड सेक्रेटरी कम इनटू कांटेक्ट विद ऑल द मेंबर थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। तो साथ जो भी सेक्रेटरी रहते हैं कंपनी के वो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं कंपनी के मेंबर के साथ। जो भी डिटेल्स, जो भी डिस्कशन होती है बोर्ड मीटिंग में, मैनेजमेंट का जो भी डिस्कशन होता है, तो वो डिस्कशन एप्रोप्रिएट टाइम पे, शेड्यूल टाइम पे किसको पहुंच जाना चाहिए, मेंबर को पहुंच जाना चाहिए। ये मैंडेटरी लॉ बोलता है। तो एक्चुअली सेक्रेटरी को एक लिंक बोला जाता है, जैसे आपने 11th में पढ़ा था कि लिंक बोला जाता है डायरेक्टर एंड मेंबर के बीच में। और मैं आपको याद दिला दूं कि आपके 11th में भी 3 चैप्टर कॉरेस्पॉन्डेंस विद सम अथॉरिटी था, और लेटर राइटिंग हमारे सिलेबस में आता ही आता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके आपको वेटेज रखता है विदाउट ऑप्शन 13 मार्क्स और विद ऑप्शन 18 मार्क्स। मतलब आपको कंपल्सरी 13 मार्क्स का इन तीनों चैप्टर में से आने वाला है, लेटर राइटिंग के चैप्टर में से, दैट इज 6th, 7th, 8th। तो इसको भूल के भी लीनियंट मत लेना, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मेट है। एक बार हमारा चैप्टर नंबर 6 हो गया, थोड़ा टाइम लेगा ये चैप्टर नंबर 6, लेकिन एक बार 6th चैप्टर मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया, फिर मेरे लिए इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है 7 और 8 चैप्टर आपको समझाना, वो भी लेटर राइटिंग पे, सेम फॉर्मेट, सेम कंसेप्ट। सिर्फ हम जिन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो चेंज होगा, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये जो तीनों चैप्टर है, मेरा कहने का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 मार्क्स बहुत ज्यादा ही वेटेज, मतलब जिस हिसाब से कंटेंट है उस हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है ये बहुत आपके लिए स्कोरिंग रहेगा। तो आपको 3 लेटर्स दिए जाएंगे, जिसमें कंपलसरी आपको 2 लेटर्स विद फॉर्मेट आपको लिखना है। और 3 मार्क्स के लिए क्या आ सकता है मैम? तो 3 मार्क्स के लिए आपको कुछ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, या अगर वो ऑब्जेक्टिव में इंसर्ट करना चाहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकते हैं, जैसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए उस हिसाब से। ठीक है, मुझे तो पता नहीं है ना, तो चाहे वो 3 मार्क्स का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन नंबर 3 बोल सकते हो आप, क्वेश्चन जो भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, या तो 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऐसा है, तो प्लीज अच्छे से करना। ये मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई, तो मैंने बीच में आपको बोल दिया, डोंट वरी। इंफॉर्मेशन ज्यादा जाना इंपॉर्टेंट है। लाइकवाइज हम यही पढ़ रहे हैं कि सेक्रेटरी को क्या करना जरूरी है, कम्युनिकेट करना जरूरी है मैनेजमेंट और अदर इंफॉर्मेशन के जो भी डिस्कशन हुए हैं, मतलब जो भी डिसीजन लिए गए हैं मैनेजमेंट में, और जो भी अदर इंफॉर्मेशन है वो मेंबर को थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस बताना पड़ता है। देखो, जैसे कंपनी भी एक प्रोफेशनल बॉडी है, शेयर होल्डर भी, मेंबर्स भी एक प्रोफेशनल बॉडी है।
तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है एक प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, फॉर्मल तरीके से होना चाहिए। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो फॉर्मल लेटर है कि हाउ यू ग्रीट जो सामने वाला एड्रेसी है उसको अच्छी तरह से हमें ग्रीट करना है। तो द सेक्रेटरी शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल जब वो कम्युनिकेट करता है किसी अथॉरिटी मतलब किसी मेंबर से। ओके, तो सबसे पहली बात आपको यही दिया हुआ है कि हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशंस? मतलब क्या होते हैं? प्रिकॉशंस मतलब कि आपको किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है जब आप कम्युनिकेट करते हो किसी से, एंड स्पेशली जब मेंबर से। देखो, आपके मम्मी पापा ने बोला होगा कि जब भी आप बड़ों से बात करते हो तो उनको अच्छी तरह से ग्रीट किया करो, उनको अच्छी तरह से बातें किया करो, आप तेज आवाज में बात नहीं कर सकते, है ना। इनफैक्ट बहुत ही धीमे से भी बात नहीं कर सकते, एक मिड रेंज पकड़ना पड़ता है। ऐसे ऐसे आपको सिखाया गया है बचपन से। वैसे ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जब भी सेक्रेटरी और मेंबर का कम्युनिकेशन होता है तो वो कैसा होना चाहिए, किस चीजों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। तो सबसे पहले बोला हुआ है करेक्ट इंफॉर्मेशन, कि आप लेटर से जो भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मेंबर को दे रहा है वो क्या होना चाहिए? एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, अप टू डेट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब ही फैक्ट के बेसिस पे होना चाहिए। कुछ भी मुझे लग रहा था, मैंने ऐसा सोचा, वैसे आधार पे लेटर राइटिंग नहीं किया जाता है। तो जो भी है वो करेक्ट, अप टू डेट एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ड्यू केयर शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर। तो आप कभी कभी न्यूमेरिकल डाटा देते हो, कभी फैक्ट देते हो, मतलब कुछ बातें बताते हो आप अपने कंपनी में, वो फैक्ट एंड फिगर्स पे ही होना चाहिए, आप किसी भी बेस पे नहीं दे सकते इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन इज ल्यूसिड लैंग्वेज। ल्यूसिड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज। देखो, अब आपका जो शेयर होल्डर है वो कोई शेयर होल्डर एजुकेटेड हो सकता है, कोई शेयर होल्डर अनएजुकेटेड भी हो सकता है, जिसके पास सिर्फ पैसा था और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो जब भी आप लेटर राइटिंग करते हो तो एक सिंपल लैंग्वेज का आपको ट्राई करना चाहिए कि जितना सिंपल वर्डिंग हो सके उतना सिंपल वर्ड आप इंसर्ट करो लेटर में। जैसे एक होता है जार्गन वर्ड। जार्गन वर्ड्स क्या होते हैं? जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, वो नॉर्मली नॉर्मल इंसान को समझ में आने वाले वर्ड्स नहीं होते। तो इधर ऐसा बोला हुआ है कि जितना ल्यूसिड वर्ड्स है उतने ही अच्छे वर्ड यूज करो और सिंपल वर्ड यूज करो। दैट इज लिखा हुआ है, द सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंसेस एंड अडॉप्ट कन्विंसिंग स्टाइल व्हाइल राइटिंग लेटर्स टू द मेंबर। Technical word, long sentences should be avoided in the letter. It should be easy to understand. तो उन्होंने आपको क्लियरली बोल दिया कि टेक्निकल वर्ड्स प्लीज मत यूज करो, लॉन्ग सेंटेंसेस यूज मत करो, जितना शॉर्टन हो सके सेंटेंसेस का यूज करना उतना ज्यादा अच्छा मतलब उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ थर्ड वन इज प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपके पास कोई क्वेरी आती है मेंबर की या कोई भी लेटर आता है तो उसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई देना आपका बनता है। ये नहीं कि हाँ चलो अगर आज आया है तो आज फ्री भी है तो कल परसों देख लेंगे, ऐसा एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए सेक्रेटरी में। एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स रहना चाहिए कि हाँ अगर किसी ने आपको कुछ मांगा है इंफॉर्मेशन तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंफॉर्मेशन देने का ट्राई करो। तो सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाई टू द लेटर रिसीव फ्रॉम मेंबर। Any question or queries raised by member must be promptly replied by the secretary. Complaint letters should be promptly attended without any delay. खासकर उन्होंने बोला हुआ है जो रिगार्डिंग कंप्लेंट्स है ना, कभी कभी मेंबर को कुछ शिकायतें हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग वो लेटर लिखते हैं, तो वो खासकर जितनी जल्दी हो सके उतना विदाउट डिले अटेंड होना चाहिए। नाउ फोर्थ वन इज सीक्रेसी। देखो कुछ बात ऐसी होती है जो मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी के बीच में सीक्रेट होना चाहिए, है ना। तो वो इंफॉर्मेशन चाह के भी सेक्रेटरी जो है
वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए और बाय मिस्टेक भी डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक इंफॉर्मेशन किसी भी एक शेयर होल्डर के पास गया तो हो सकता है उसका जो परिणाम हो वो कंपनी के गुडविल पे आ जाए, कंपनी के इमेज पे आ सकता है क्वेश्चन। तो सेक्रेटरी शुड ट्राई नॉट टू डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू अ मेंबर। द सेक्रेटरी शुड टैक्टफुली आंसर सम लेटर विदाउट गिविंग एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। देखो कभी कभी हमको ऐसा एटीट्यूड अपनाना रहता है कि देखो सामने वाला नाराज भी नहीं हो कि हमने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, जितना हो सके हमारे हाथ में है उतना उसको इंफॉर्मेशन देके हमने सेटिस्फाई करना चाहिए, ऐसा उधर बोला हुआ है, बट विदाउट डिस्क्लोजिंग एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये मैनेजमेंट या कंपनी के गुडविल पे क्वेश्चन आ सकता है। नाउ फिफ्थ वन इज पोलाइटनेस। तो पोलाइटनेस क्या है? तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो एक तरीका होता है बात करने का, एक लहजा होता है, कर्टसी होता है, तो वही पोलाइटनेस से आप बात करना चाहिए। मतलब कि ये नहीं तू तड़ाक से, मतलब जो आप रिप्लाई कर रहे हो या सामने का जो लेटर आया है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल लेटर है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ उन्होंने लेटर लिखा है, तो आपने भी उनको रिप्लाई वैसे दे दिया नहीं। सामने वाले ने कितना भी गुस्से में रिप्लाई क्वेरी लिखी हो या लेटर लिखा हो, आपका जो रिप्लाई होना चाहिए एक बहुत डिसेंट वे में होना चाहिए, बिकॉज आपके ऊपर किसका भार है? आपके ऊपर कंपनी का ब्रांड इमेज है ना, जो इमेज है वो टिका हुआ है, जो गुडविल है वो टिका हुआ है। आप किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो? एक्चुअली कंपनी के बिहाफ पे आप बाहर वाले लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो एक्चुअली आप किस तरह से इमेज रखते हो कंपनी का, उस तरह से कंपनी का इमेज बनता है। इसीलिए हमेशा पोलाइटनेस के वर्ड, सिंपैथी, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसे वर्ड यूज करना चाहिए, कर्टियस लैंग्वेज यूज करना चाहिए, एंड कंप्लेन लेटर भी अच्छी से पोलाइटली से रिप्लाई होना चाहिए, एंड रूड लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली avoided while corresponding. Okay, now sixth one is legal matters. कभी कभी होता है कि आपको रेलेवेंट लॉ के हिसाब से वो कम्युनिकेट करना पड़ता है। रेलेवेंट लॉ जो भी लीगल मैटर्स के साथ आपको रिप्लाई देना बनता है तो उसके साथ आपने रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें रहती हैं लीगल रहती हैं। मतलब ये जो सेक्रेटरी कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी, मतलब उसे कंपनी लॉ का पूरा नॉलेज होता है, तो कंपनी लॉ के हिसाब से जो भी चीजें कम्युनिकेट होनी चाहिए टाइम टाइम पे, वो टाइम टाइम के थ्रू कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो इसीलिए बोला हुआ है कि सेक्रेटरी शुड कंपल्सरी फॉलो रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट एंड अदर relevant law while corresponding with member. While drafting these letter, if necessary, secretary should consult with the legal advisor on certain matters. तो अगर ऐसा लगता है सेक्रेटरी को कि उन्होंने कुछ कंसल्ट करना चाहिए किसी से, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी के पास इतना नॉलेज नहीं है, तो दे शुड टेक एडवाइस, क्योंकि विदाउट लीगल प्रोविजन से अटैच लेटर नहीं जाना चाहिए। जो भी लेटर है एज पर लॉ बन के वो सेंड होना चाहिए सामने वाली कंपनी, सामने वाले मेंबर को। नाउ सेवेंथ वन इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या बोल रहा है? कंसीडरेशन बोल रहा है कि जब भी आप लेटर राइटिंग करते हो तो सामने वाले को आपको एक ड्यू रिस्पेक्ट देना रहता है, आपको इसको कंसीडर करना रहता है। आपने बहुत सारे स्पीच वगैरह में भी देखा होगा कि मेरे आभारी दोस्तों, मेरे बहुमूल्य भाई और बहनों, ऐसा करके आपने कुछ तो स्पीच देखा होगा। मतलब ही वो क्या कर रहे हैं, सामने वाली जो ऑडियंस है उनको ड्यू कंसीडरेशन दे रहे हैं, मतलब कि वो इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके लिए, आप स्टार्ट वैसा कर रहे हो। तो वैसे ही लेटर राइटिंग होना चाहिए कि जब भी आप लेटर लिखते हो तो यू शुड गिव कंसीडरेशन, कि आप मतलब कि सामने वाला जो इंसान है वो हमारी कंपनी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मेंबर है, तो वैसा आपने लैंग्वेज थोड़ा सा
अडेप्ट करना चाहिए। देखो, राइटर शुड गिव ड्यू इंपॉर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू रीडर एंड कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ मेंबर व्हाइल सेंडिंग नेगेटिव रिप्लाई। ही शुड ड्राफ्ट दिस लेटर मोर केयरफुली सो द मेंबर शुड नॉट बी हर्ट। देखो, कभी भी हमको जब नेगेटिव लेटर आया है, कुछ बहुत गुस्से में लेटर आया है, तो उसका जो रिप्लाई होना चाहिए 100 बार सोच के होना चाहिए कि हम जो रिप्लाई दे रहे हैं क्या एप्रोप्रिएट तरीके से दे रहे हैं कि नहीं। सेक्रेटरी शुड मेक द मेंबर फील दैट द मेंबर इज ऑनेस्टली रिग्रेट रिफ्यूजल। मतलब कि जब आप कोई चीज मना कर रहे हो, है ना, कभी कभी हमको सामने वाला कुछ डिमांड कर रहा है बट हम नहीं दे सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाला बोल रहा है हमको कि आपने इस साल डिविडेंड ज्यादा दो क्योंकि हम उतना चाहते हैं, तो आप ज्यादा नहीं दे सकते बिकॉज आपके फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं कंपनी में। तो आप जब ये नेगेटिव रिप्लाई देते हो, कुछ हर्ट करने वाली बात देते हो, तो आपने जो रिग्रेट बताना चाहिए कि हमें थोड़ा सा रिग्रेट है कि हम आपकी बात नहीं मान सकते, बट आप भी हमारा सिचुएशन समझे, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। आप अगर वैसे समझा सकते हैं तो उस तरह से आपने ट्राई करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम नहीं दे सकते बस क्योंकि हमारा सिचुएशन वैसा है, नहीं। वो वैसा अगर आप लेटर लिखते हो तो ब्रांड इमेज, जो इमेज है वो खराब होगा ही होगा। तो इसीलिए आपने थोड़ा सा नेगेटिव रिप्लाई को भी अच्छे से रिप्लाई करना चाहिए। नाउ 8th वन इज इमेज ऑफ द कंपनी। अभी देखो क्या होता है कि सेम मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेक्रेटरी के ऊपर किसका इमेज रहता है, कंपनी का इमेज, मैनेजमेंट का इमेज, डायरेक्टर का इमेज, ये सारा इमेज एक इंसान दैट इज सेक्रेटरी के ऊपर रहता है। वो कैसे रिप्लाई दे रहा है, कैसे आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ये पूरा सेक्रेटरी के ऊपर रहता है। इसीलिए उन्होंने ध्यान से लेटर राइटिंग करना चाहिए। तो सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन एवरी सिचुएशन। While drafting the letter, secretary has to try his best to remove their doubt, queries and difficult in a polite and courteous manner. तो उन्होंने 8 पॉइंट में यही सारी चीजें बोली हुई है कि सेक्रेटरी ने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब वो मेंबर से कम्युनिकेट करता है तब। तो ये 8 पॉइंट आई थिंक सो आपको समझा है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सर्कमस्टांसेस अंडर विच सेक्रेटरी हैज टू एंटर इनटू कॉरेस्पॉन्डेंस विद मेंबर। नाउ आप देख रहे हो कि कौन कौन से लेटर जो है इस चैप्टर में आप पढ़ोगे। इनफैक्ट आप इतने सारे लेटर नहीं पढ़ने वाले हो, डोंट वरी। आप इसमें से कुछ सेलेक्टेड लेटर ही लिख रहे हो, बट इधर आपको दिया हुआ है कि कहां कहां पे ऐसे सेक्रेटरी को सर्कमस्टांसेस आते हैं जहां पे वो मेंबर के साथ कम्युनिकेट करती है या करता है। तो दीज आर दी सर्कमस्टांसेस जहां पे सेक्रेटरी को कम्युनिकेट करना पड़ता है। इसमें से कुछ ही ऐसे लेटर्स है जो आपको बुक में दिया हुआ है, एंड समवट क्या होता है कि आपको जो बुक में दिया हुआ है वही आपको एग्जाम में आता है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम इतने सारे लेटर्स हमको खुद से करने पड़ेंगे क्या, डोंट वरी, इतना नहीं है। बट हाँ, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जो आपसे पॉसिबल होता है वो आप खुद के नोटबुक में आप एक लेटर, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल रिग्रेट लेटर, तो ये आप खुद के बुक में, नोटबुक में आप लिख के रखो फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि ठीक है अगर आ भी गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस अपनी मर्जी से लिखाना है। अगर आप पहले से प्रिपेयर रहोगे, आपके पास ऑलरेडी कुछ देखा हुआ कंटेंट है, तो उससे कैसा हमारे राइटिंग में थोड़ा इम्पैक्ट और थोड़ा जो इजीनेस है वो आ जाता है। तो देखते हैं कि हमको इस मतलब इतने सारे सर्कमस्टांसेस में से हमको कौन से लेटर्स देखने हैं इस चैप्टर में जो आपके बुक में दिए हुए। तो ये 4 लेटर है जिसमें कि आपको सब लेटर 2 है, मतलब हमको टोटल 5 लेटर देखने हैं 1 by 1 और हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्पेसिमेन दिया हुआ है, स्पेसिमेन मतलब जो आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, वो है लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो याद है शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, इसीलिए मैंने बोला था कि चैप्टर नंबर 3 का नॉलेज होना इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो शेयर सर्टिफिकेट का जो आपको जो कंटेंट है इधर भी दिया हुआ है, और जो कंटेंट चैप्टर नंबर 3 में है वो भी पढ़ के फिर ये लेटर को करना, ठीक है। मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूं कि आपको शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है ये आपको पता है, या रिवाइज करवा दूं? मुझे जल्दी से बोलो, रिवाइज चाहिए? तो देखो, शेयर सर्टिफिकेट ऐसा है कि जब भी हम कंपनी को एप्लीकेशन देते हैं कि हमको आपके कंपनी का शेयर चाहिए, जब वो एप्लीकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू सेलेक्ट हो जाता है, मतलब कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमें अलॉटमेंट दे देते हैं शेयर्स का, तो हम कंपनी के क्या बन जाते हैं? ओनर बन जाते हैं। बट इतना काफी नहीं है, हमें कुछ प्रूफ की जरूरत होती है कि यस वी आर कंपनीज ओनर। तो वो प्रूफ जो रहता है वो शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू होता है। डीमैट अकाउंट में जहां तक आज इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स वगैरह ट्रांसफर होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड में नहीं है, ये पहले है, या कुछ कंपनीज में आज भी है जहां पे जो डीमैट अकाउंट, जो डीमैट के थ्रू नहीं डील करते हैं, तो आज भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी को ये कंपलसरी हो गया है कि नॉन शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू ही वो डील करे। शेयर सर्टिफिकेट उनको अलाउड नहीं है, बिकॉज बहुत इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, तो ये सारी चीजें जो है एक झंझट की तरह टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली पड़ती है कंपनी को, इसलिए मोस्टली कंपनी भी गो फॉर नॉन शेयर सर्टिफिकेट, मतलब वो शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वे से ही जाते हैं, दैट इज डीमैट। ओके, तो थोड़ा बहुत याद होगा। तो अलॉटमेंट के बाद 2 मंथ के विदिन, इधर लिखा हुआ है अलॉटमेंट के बाद 2 मंथ के विदिन आपको शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करना है। तो ऐसा ही कुछ फर्स्ट लेटर है जहां पे आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, पहले वो समझते हैं कि कोई भी जब आप लेटर लिखोगे तो एक फिक्स फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ये जो फिक्स फॉर्मेट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज एक ही लेक्चर में मैं चाहती हूं कि ये पूरा का पूरा आपका फॉर्मेट हो जाना चाहिए, ताकि आपको याद भी रहे और रिकॉल करने की जरूरत ना पड़े। बट मैंने आपको शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है वो बता दिया है, और फॉर्मेट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर करेंगे। तो आई थिंक सो वी शुड वाइंड द लेक्चर एंड मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।